तो यार सीजन 2 के खत्म हो जाने के बाद काफी सारे सवालात लोगों के मन में एक दाग की तरह रह गए थे कि आखिर युकिम ने अपनी डीमन आइज को कैसे एक्टिवेट किया, जिस बात का जवाब यहाँ तक युकिम के पास खुद भी नहीं होता। मगर हाँ, ये इतना तो क्लियर है कि डीमन आइज को एक्टिवेट करना किसी आम इंसान की बस की बात नहीं है। इसके लिए तुम्हें अपनी इंसानियत को खोना पड़ता है। डीमन आई को एक्टिवेट करने के लिए तुम्हें खुद ही डीमन बनना पड़ता है, क्योंकि जारी सी बात है एक डीमन ही डीमन आई को एक्टिवेट कर सकता है। और इन्हीं फ्लैशबैक मेमोरीज के कारण हमें यह भी बताया जाता है कि युकिन को अपने फादर का नाम मिस फ्लावर की लीडर से मालूम पड़ा था। इससे ज्यादा मिस फ्लावर की लीडर ने भी युकिन को कुछ ज्यादा नहीं बताया था, क्योंकि इसके लिए उसे 50 फ्लोर की क्वालिफिकेशन चाहिए। तो हाँ यार, अब युकिन 50 फ्लोर की क्वालिफिकेशन को पाना चाहता है, मगर 50 फ्लोर की क्वालिफिकेशन यहाँ तक युकिन के लिए भी इतनी ज्यादा आसान नहीं होने को जाएगी, क्योंकि 50 फ्लोर में एंटर करने से पहले तुम्हारी एबिलिटीज को जांच कर तुम्हारी डिफिकल्टी सेलेक्ट की जाती है। तो ये बात तो हर कोई अच्छे से जानता होगा कि युकिम इंतहाई ज्यादा पावरफुल है, तो उसकी डिफिकल्टी भी काफी ज्यादा भारी होने को जाएगी मेरे भाई लोगों। मगर इन सारे राजों के पर्दे को फाश करने के लिए उसे 50 फ्लोर तो क्लियर करना ही पड़ेगा। इसके कारण वो हर एक राज को जान पाएगा, वो हर एक बात के मतलब को समझ पाएगा जो कि वो जानना चाहता है। तो इन सारी की सारी बातों को सामने रख के ये कहना गलत नहीं होगा कि जो मिस्ट्री सामने बन के आती है वो तो बस एक मिस्ट्री ही बन के रह जाती है। तो आखिर क्या राज है ये 50 फ्लोर की क्वालिफिकेशन का? क्या युकिम इन्हें पार कर भी पाएगा? दूसरा, युकिम ने अपनी डीमन आइज को एक्टिवेट कैसे किया? इसके पीछे कौन सी रॉकेट साइंस बसी पड़ी है? इस बात का जवाब यहाँ तक युकिम के पास खुद भी नहीं है, जैसे कि वो बूंद बुलैया में गोल गोल चक्कर काट रहा हो। तीसरा, युकिम का पास्ट जो कि बिल्कुल एक ब्लैक होल की तरह है, जिसका ना की शुरुआत का पता है और ना कि अंत का। युकिम अपने पास्ट मेमोरी से ही रिलेटेड अपने फादर के बारे में भी जानने का ख्वाहिशमंद है, और साथ ही साथ उसके पास्ट के साथ जुड़ा उसका फादर, उसके फादर के बारे में भी हमें कुछ गिनी चुनी इंफॉर्मेशन ही मालूम है कि आखिर उसका नाम क्या था। और उनसे ही सारी की सारी मर्सनरी की ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत हुई थी। यहाँ तक वो खुद भी सबसे पहले मर्सनरी थे। इन सारी की सारी बातों को करीबी से समझने के लिए हम सीजन 3 को डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। तो अब कहानी वहीं पे मुड़ के जाती है जहाँ पे हम युकिम को 49 फ्लोर पे देखते हैं, और फाइनली ज़ॉम्बी ड्रैगन को हराने के बाद उसे 50 फ्लोर का गेट दिखता है, जिसमें कदम रखते सारे वो अपने 50 फ्लोर के टेस्ट की शुरुआत करता है। तो हाँ यार, जैसे कि मैंने आप सबको बताया था कि टेस्ट के शुरू होने से पहले उसकी एबिलिटीज को जांच कर ही डिफिकल्टी लेवल को सेलेक्ट किया जाएगा। तो युकिम को पूरे अच्छे तरीके से जांचने के बाद उसके सामने एक सिल्वर कार्ड आता है जो कि उसको ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है। युकिम ये देख के ही समझ जाता है कि ये है वो घड़ी, यह है वो टेस्ट जिसके कारण उसके सारे के सारे क्वेश्चन मार्क वाले सवालात का आज जवाब मिलके ही रहेगा। ये सफर इतना ज्यादा आसान नहीं होगा आगे, लेकिन अब पीछे हटने की कोई वजह तक नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पे युकिम को सिस्टम से पता चलता है जितनी भी तुम्हारी बॉडी को लेकर एबनॉर्मल चीजें तुम्हारे साथ हो रही है, तुम डीमन आइज को भी एक्टिवेट कर सकते हो। साथ ही साथ लाइफ और डेथ एबिलिटीज का भी एक साथ इस्तेमाल करना, और फाइनली तुम्हारा लूसीफर फॉर्म। इन सारी चीजों को समझने के बाद तुम्हारी सारी की सारी मिस्ट्री नाम की चीजें एक खुली किताब की तरह हो जाएगी। तब तक युकिम के सामने 3 कार्ड होते हैं। थोड़ा सोचने के बाद यहाँ पे युकिम ब्लैक कार्ड को चुनता है, और उसके चुनने की ही देर होती है कि सिस्टम उसे बताता है कि तुम्हारा ब्लैक कार्ड का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो है वो मौत को गले लगा के वापस लौट के आना। बस इसी के साथ युकिम अपनी पलके ही चपकाता है कि वो दूसरे ही लम्हे में अपने आप को एक अनजान जगह में पाता है। इस जगह में खुद को पाने के बाद युकिम की तबीयत खराब सी होने लगती है। उसको सांस लेने में काफी ज्यादा दुश्वारी आने लगती है। उसका माथा पसीने से नचर होता है, जैसे कि उसका पूरा का पूरे जिस्म को किसी ने झंझोड़ के रख डाला हो। युकिम के इस वक्त कानों, आंखों और मुंह से काफी ज्यादा खून बह रहा होता है। बहते हुए खून के साथ युकिम काफी ज्यादा हिचकिचाते हुए कहता है, तो ये है मौत को इतनी करीबी से देखना, लेकिन ये आखिर जगह कौन सी है? युकिम दर्द से तड़पते हुए अपनी नजरें आसपास दौड़ाता है। उसे कोई जवाब तक नहीं मिलता। फिर उसकी नजर अपने पैरों के नीचे खून के दरिया पे पड़ती है। युकिम अपने आप को लॉक की बॉडी में पाता है। लॉक उसे यहाँ पे कहता भी है, ये वही जगह है जहाँ पे सारे के सारे डीमंस ने मिलके मुझे
धोखा दिया। ये पहली दफा है हमारे लिए और आपके लिए कि हम लोग को इतनी करीबी से और इतनी सफाई से देख पा रहे हैं। उसे यहाँ पे सिस्टम भी अपडेट करते हुए बताता है जिस जगह पे तुम मौजूद हो ये जगह टावर्स की मेमोरी से है, साथ ही उस प्लेयर की मेमोरी से जिसने अपनी आंखों से अपनी मौत को देखा था, जिसने अपने जिस्म से इस मौत को महसूस किया था और फिर आखिर में यूं ही मारा गया था। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्लेयर को अपने ऑब्जेक्टिव को ही हर हालत में पूरा करना है और यहाँ पे सिस्टम ने जो यूकिम को ऑब्जेक्टिव दिया है कि वो मौत को गले लगा के वापस आना है, मतलब कि मरना तुमने लाजमी है। यूकिम फिर अपने मन में सोचने लगता है तो अच्छा यहाँ पे मरना मेरा लाजमी है, वैसे भी मैं लॉक की बॉडी में हूँ, अगर मैं यहाँ पे मर भी गया तो मेरी असली बॉडी यहाँ पे तबाह नहीं होगी। खैर ऐसा तो सिर्फ यूकिम ने सोचा होता है कि मरना उसका लाजमी है, जबकि लॉक के दिमाग में यहाँ पे कुछ और चल रहा होता है। यूकिम यहाँ पे मजीद सोचता है मगर लॉक से जुड़े उसकी सारी की सारी मेमोरी के लिए मुझे एंड तक जाना होगा, आखिर तक मेरा जो भी इंतजार कर रहा है मुझे उससे लिपटना होगा। वो ये सोच रही होता है कि अचानक से यूकिम अपने सर से लेके पैर तक एक डिमोनिक ऑरा को महसूस कर पाता है। लॉक उसे यहाँ पे वार्न करता है कि सोचने समझने का और बातें करने का वक्त हमारे हाथ में नहीं है। इस वक्त जो तुम्हारे आंखों के आगे कयामत खड़ी है उस पर तुमने काबू पाना है। लॉक के बात कंप्लीट करते सारी डीमन की एक बहुत बड़ी सेना यूकिम पे टूट आती है। वो सेना इतनी ज्यादा होती है कि यूकिम जहाँ तक आखिर तक अपनी नजरें दुराता वहाँ के एक एक कोने तक यूकिम डीमंस की बहुत बड़ी सेना पाता। पैरों तले जमीन तो तब खिसकती है कि वो बनहट और एलिसी से कांटेक्ट भी ना कर पा रहा होता, बस से बदतर वो बाकी के ईगोस को भी समझ ना कर पा रहा होता। इन सारी सूरत हाल को काफी करीबी से गले लगा के यूकिम को काफी ज्यादा टेंशन होने लगती है। तो तभी लोग उसे समझाने लगता है, उसे बताने लगता है कि तुम यहाँ पे हाथ रख के उन्हें क्या घूर रहे हो, क्या तुम भूल चुके हो कि तुम किसकी बॉडी के अंदर हो, क्या तुम भूल चुके हो इस बॉडी की क्या क्या एबिलिटीज है। ये सारी की सारी बातें सुनने के बाद यूकिम का जिस्म अब थोड़ा सा शांत होता है। उसे याद आने लगता है कि लॉक की एबिलिटी डेथ है और वो डेथ को अच्छे से इस्तेमाल करना जानता भी है। यूकिम को जहाँ पे एक वक्त में काफी ज्यादा टेंशन हो रही थी अब उसे थोड़ा सा सुकून मिलता है। यूकिम डेथ की पावर को एक्टिवेट करके उसे दो स्वॉर्ड क्रिएट करता है। यूकिम जब एक तरफ अपना कॉन्फिडेंस गेन करता ही है कि तभी हम आने वाले डीमंस के चेहरे में से एक के चेहरे पे मुस्कुराहट देखते हैं। इसके चलते देखते ही देखते एक बहुत बड़ा धमाका होता है और अब उस धमाके की धूल मिट्टी जू हटती ही है। उस धमाके की वजह को देख के यूकिम का कलेजा अब जैसे कि उसके मुंह को आने को लगता है, क्योंकि उस धमाके का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि एक विशाल डीमन होता है। यहाँ पे वो बड़ा सा डीमन एक कातलाना मुस्कुराहट के साथ सबको ऑर्डर देता है, मेरे चूत रहो। किंग ने अपनी आधी से ज्यादा पावर को इस्तेमाल कर लिया। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे कि आसमान से गिरा खजूर में अटका, उसे खत्म कर दो। अब लोग यूकिम को इसी डीमन के बारे में बताता है। ये डीमन सेवंथ किंग ऑफ द हेल भी खिलाता है क्योंकि इसकी ताकत वाकई में काफी ज्यादा है। ये वन ऑफ द 72 डीमन में से एक है, लेकिन इसकी रैंकिंग टॉप 7 है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये बोटेक्स से ताकत के मामले में कई गुना ज्यादा सुपीरियर है। यूकिम शुरू से इन डीमंस को मारता आ रहा है और अब तो मारते मारते यूकिम का काफी ज्यादा एक्सपीरियंस भी हो चुका है। तो यूकिम को मालूम है अगर वो इस विशाल डीमन की जा ले तो बाकी उसके चमचे खुद ही डर के मारे भाग जाएंगे। इन्हीं बातों में काफी सारे डीमंस अब उस तक जा पहुंचते हैं। उनको देख के यूकिम बस अपने दोनों ब्लेड्स को घुमाता है और उनके स्लैशेस के पीछे से इतनी खतरनाक पावर निकलती है और बस उसके दो मामूली वार के कारण काफी सारे डीमंस उसकी लपेट में आते सारी मारे जाते हैं। यूकिम ने चाहे जरूर डेथ पावर तो देखी होती है, लेकिन आज वो अपनी आंखों से ओरिजिनल डेथ पावर को भी देख लेता है और अब कहीं जाके उसे समझ में आने लगता है कि ओरिजिनल डेथ पावर का मकाम आखिर क्या होता है। वो विशाल डीमन ही उसके सब 2 वारों की ताकत को झेल पाया होता है। विशाल डीमन की पूरी सेना उसके सब 2 हमलों से ही खत्म हो गई होती है, पर उस पावर को इतनी करीबी से गले लगाने के बाद विशाल डीमन की भी फट गई होती है कि इससे लड़ाई करना ऐसी है जैसे कि अपनी मौत को खुद आवाज देना है। अब लोग भी उसे समझाने लगता है चाहे जरूर मेरी डेथ पावर तुमसे कई गुना ज्यादा बेटर है, लेकिन इन्हें इस्तेमाल करने का तरीका एक ही है। अगर तुम इन हमले के पीछे एक एक चीज को सही तरीके से समझ जाओ तो तुम इसी तरह के हमले अपनी बॉडी में भी कर सकते हो। अब चूंकि मेरी पावर की असलियत
इसलिए तुम्हारे सर पे कयामत बन के टूट ही आई है तो तुम मुझे इस फाइट में जरा भी डिसअपॉइंट नहीं करोगे। और अब इस साले विशाल डीमन को भी मालूम पड़े कि आखिर उसका पंगा लॉक से हुआ है, किसी मामूली बंदे से नहीं। पर इससे पहले यूकिम लॉक की बॉडी में अब दोबारा से उस पे टूट भी पड़ता कि कहानी लूसीफर के बैकग्राउंड पे जाती है। और लूसीफर की पास्ट मेमोरी से ही हमें मालूम पड़ता है कि डीमंस एक दूसरे की ताकत का अंदाजा लगाने के लिए एक दूसरे से फाइट किया करते थे और इन्हीं फाइट्स के जरिए ये जाना जाता था कि आखिर कौन से डीमन को कौन से रैंक पे होना चाहिए। और उसी अंडरग्राउंड में जब एक लूसीफर नाम का अनजान शख्स ने कदम रखा तो बाकी डीमंस ने उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया, मगर थोड़ी देर में सारे के सारे डीमंस का ध्यान उसकी तरफ खींचा गया। जब वो अपने ही बंदों की जान लेने लगा तो वो इसी तरह बाकी डीमंस को मार मार के रैंकिंग में नंबर 1 तक पहुंच गया था। उन्हीं सारी डीमंस को मार मार के उसने इतिहास बनाया, वो इतिहास में डीमन किंग के नाम से जाना गया। तो अब इसी तरह कहानी प्रेजेंट पे आती है जहाँ पे विशाल डीमन गुस्से में बैठते हुए लोग को लूसीफर के नाम से पुकारते हुए उस पे टूट पड़ता है, मगर यूकिम काफी आसानी से पीछे हट के उसके हमले को डॉज कर लेता है। तो दोस्तों इसके साथ ही साथ मैं आप सबसे माफी भी मांगना चाहूंगा कि आप लोग मुझे कब से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि ही इज अ प्लेयर के सीजन 3 को अपलोड कर भी दो। तो मैं आप सबको बता दूं कि आज के बाद से और आज के दम से मैं आप सबकी रिक्वेस्ट को काफी ज्यादा सीरियस लिया करूंगा और जल्द से जल्द अपलोड करने की कोशिश भी किया करूंगा। लेकिन इसके चलते मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मैं अपने इस चैनल के 20,000 सब्सक्राइबर्स को हिट करने के काफी ज्यादा करीब हूँ। तो प्लीज यार ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा मुझे सब्सक्राइब करें ताकि मैं मोटिवेट रहूं अगली वीडियो को अपलोड करने के लिए। और आप सबको ये भी पता ही होगा कि मनहवा को एक्सप्लेन करने का रिस्क काफी ज्यादा भारी होता है। तो अगर इन केस अल्लाह ना करे अगर मेरा ये चैनल कभी डिलीट होता भी है तो तब तक के लिए आप लोग मेरे सेकेंडरी चैनल मांगा रैंक्स को भी जरूर सब्सक्राइब करके रख दे। स्पेशली उन लोगों को मैं दिल से थैंक यू कहना चाहूंगा जिन्होंने मेरे मेन चैनल एनिमे रैंक्स को सब्सक्राइब करके रखा हुआ है। इन दोनों चैनल के लिंक को मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा तो इन्हें जाके जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। खैर यार हम वहीं पे थे जहाँ पे यूकिम विशाल डीमन के वार को आसमान पे कूद के डॉज करता है। इस वक्त यूकिम ने उसके हमले को हवा में कूद के डॉज किया होता है। हवा के बीच में यूकिम लोग से सवाल पूछता है कि तुम्हारा नाम लूसीफर है। तो लूसीफर इसके जवाब में हाँ कहते हुए मजीद बोलता है कि इस नाम को मैं बहुत पहले ही बुला चुका हूँ। लूसीफर अब लो के नाम से जाना जाता है जो कि उसके मास्टर ने उसे नाम दिया। अब बिला आखिर इतना सब कुछ सुनने के बाद यूकिम भी अब अपनी कातलाना मुस्कुराहट को ना रोक पाता क्योंकि विशाल डीमन जाके भी उसका कुछ बिगाड़ ना पाया। अब बारी है हमला करने की किसी और की नहीं बल्कि यूकिम की। मगर विशाल डीमन ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेल रखी होती, इतना तो उससे भी मालूम है कि वो मेरे पीछे है और जारी सी बात है अब उसका हमला आता ही होगा। तो विशाल डीमन अपने आप को चारों तरफ से एक शील्ड से ढक देता है। इससे चाहे जरूर वो इसके काफी सारे हमलों को तो रोक लेता है लेकिन अपनी शील्ड की हालत देख के विशाल डीमन की वहीं पे गीली हो जाती है कि लोग आखिर इतने बुरे तरीके से घायल होने के बावजूद भी उसने मेरी शील्ड को इस कदर डैमेज दी। विशाल सोचने भी लगता है कि जो शील्ड मुझे उनकी तरफ से मिली है वो भी इसके आगे टिक नहीं पा रही। अब उनसे का शब्द इस्तेमाल करके आखिर विशाल किसकी तरफ इशारा कर रहा था वो तो हमें आगे ही मालूम पड़ेगा। यूकिम अब यहाँ पे लूसीफर की बोलती बोलते हुए कहता है कि वो जब भी दोबारा से लौट के दोज़ख की तरफ वापस आएगा तो विशाल डीमन के साथ जुड़ी जितनी भी चीजें होगी वो इन सबको तबाह कर डालेगा, वो भी अपने हाथों से। यहाँ पे लूसीफर का इशारा साफ अल्फाजों में उसकी फैमिली से होता है। इस वक्त यूकिम लूसीफर जैसे कि डिमोनिक फॉर्म में चला गया होता है और तब तक उसका ये डिमोनिक फॉर्म देख के विशाल डीमन भी अच्छे तरीके से समझ गया होता है कि अगर वो यहाँ पे अपने घुटनों पे बैठ के गिड़गिड़ा के उससे माफी भी मांगे तो तब भी उससे माफी नहीं मिलने वाली। पर अब इन सारी बातों से क्या ही फर्क पड़ेगा, पीछे हटने का वक्त नहीं बचा। विशाल डीमन के पास अब यहाँ से आगे बढ़ने के अलावा कोई और चारा बचा ही नहीं है तो वो लूसीफर का यहाँ पे डट के मुकाबला करता है और दोनों के बीच में एक इंटेंस किस्म का युद्ध छिड़ जाता है। हम दोनों के दोनों को काफी बहादुरी से लड़ते हुए देखते हैं, मगर लड़ते दौरान जो एक चीज विशाल डीमन को परेशान कर रही थी कि लूसीफर का तो जिस्म काफी ज्यादा कमजोर पड़ चुका था और यहाँ तक कुछ लम्हे पहले तो उसके वार भी काफी ज्यादा वीक पड़ चुके थे। मगर जो धीरे धीरे करके ही सही लेकिन जो वक्त गुजरता जा रहा है वो और भी ज्यादा पावरफुल होता जा रहा है। लोग भी यहाँ पे यूकिम की दाद देता है कि हाँ यार तुम तो काफी जल्दी और कम समय में मेरी डेथ पावर को समझने लगे हो। और लड़ते दौरान यूकिम को भी एक चीज मालूम पड़ चुकी होती है। यूकिम उसी को सोच के अपने मन में कहता है तो अच्छा आप समझा
सिस्टम ने मुझे अपने दुश्मन के हाथों मरने के लिए यहाँ पे नहीं छोड़ा, बल्कि डेथ पावर को एक्सपीरियंस करने से मतलब है कि मैं लोग की यहाँ पे डेथ पावर को समझूं। युकिम भी यहाँ पे इस डेथ पावर की ट्रायल से पूरा फायदा उठा रहा होता है। एक एक वार्ड के पीछे रीजन को समझ रहा होता है और इस पावर को समझते समझते वो इसके एक खतरनाक अंत लेवल तक जा पहुंचता है। उसकी पावर को देख के यहाँ तक विशाल डीमन की रूह कांप उठती है। लोग भी अब युकिम से काफी ज्यादा इंप्रेस होता है। वो इसकी तारीफ करते हुए कहता है, अरे वाह, आज तो तुमने मेरे जिस्म में घुस के अंत लेवल की चीजें सीख ली है जो कि तुम अपने जिस्म में कभी समझ भी ना पाते। खैर, ये वक्त तारीफ का नहीं है। तुम्हें यहाँ पे एक काम दिया गया है, अब उसे खत्म कर डालो। और अब विशाल डीमन का हमेशा के लिए खेल खत्म करने के लिए वो अपनी सारी की सारी डेथ एनर्जी को एक जगह पे लाकर स्टोर करता है और फिर उसे एक सॉर्ट का रूप दे देता है। ये सब देख के विशाल डीमन का परेशानी से बुरा हाल होने लगता है और अब वो भी सोचने लगता है कि ये शख्स क्या वाकई में लूसीफर ही है, क्योंकि इसका अंदाज लड़ने का लूसीफर से थोड़ा सा डिफरेंट हो चुका है। विशाल डीमन को भी अब थोड़ा सा शक होने लगता है कि क्या ये शख्स वाकई में लूसीफर ही है। विशाल डीमन अब तक अपनी सोच में गुम होता है, लेकिन जो उससे होश आती है तब तक ये वार उसके सर के ऊपर मंडला रहा होता है। वो वार उसके सर पे कयामत बन के घूम रही होती है। उसके पास बस अब शील्ड ही एक आखिरी चारा होता है। विशाल डीमन चाहे जरूर शील्ड तो क्रिएट कर लेता है, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी काफी ज्यादा शक होता है कि क्या आखिर मेरी बेचारी सी शील्ड इतना बड़ा बोझ बर्दाश्त कर भी पाएगी या फिर नहीं। और इसी बीच में एक बहुत बड़ा धमाका फटता है। अब उस धमाके की तेज तरार रोशनी जो हटती ही है, विशाल डीमन अपने आप को जिंदा देख के खुद भी हैरान सा रह जाता है। इसके बाद खुशी का मंजर उसके दिल को घेर लेता है। वो अपनी इसी खुशी में बहते हुए काफी ज्यादा मुंह फाड़ के ट्रैश टॉक शुरू कर देता है। वो यहाँ पे लूसीफर का भी मजाक उड़ाते हुए कहता है कि चाहे जरूर तुम हेल के किंग होगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम आसानी से मेरी जान को नोच लोगे। ये सब देख के युकिम की भी हालत टाइट होने लगती है। युकिम लोग से सवाल पूछते हुए कहता है, ओए लोग, आखिर उसने मेरे इतने पावरफुल वार्ड को कैसे झेल लिया। लोग उसे इतना ज्यादा पैनिक होता देख के सबसे पहले उसे शांत होने के लिए कहता है। इसके बाद वो उसका जवाब देते हुए कहता है कि शांत हो जाओ और परेशानी की कोई बात नहीं है। ये इस टावर के अंडरग्राउंड सेक्शन का एक रूलर है और इस रूलर होने के नाते ये टावर से पावर देता है। और ये अपर सेक्शन वाले और लोअर सेक्शन वाले अपने आप से खुद ब खुद लीडर नहीं बने। इनके एक्सपीरियंस और इनके मनने के बाद ही इन्हें टावर की रूलरशिप दी जाती है। जहां तक इसकी शील्ड की ही बात है, जिसके कारण इसने तुम्हारा इस कदर पावरफुल वार्ड को झेल लिया, तो ये पावर इसकी अपनी भी नहीं है। ये पावर इसे टावर से मिली है और इसके ही कारण इसने तुम्हारे हमले को झेल लिया। और ऐसा रूलर होने के नाते इनका पावर्स को मिलना ये तो इनका हक बनता है। आखिर इतना सब कुछ सुनने के बाद ही युकिम को सारी की सारी सूरत-ए-हाल अब समझ में आ ही जाती है। इसके बाद युकिम अपने जुनून और जज्बे से अपनी डार्क पावर से उभरते हुए कहने लगता है, तो ये है टावर की पावर। अब चाहे इसकी हो या फिर टावर की पावर हो, इससे मुझे अब ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो इससे पड़ता है कि मैं इसे यहाँ पे डिस्ट्रॉय करने आया हूँ और मैं डिस्ट्रॉय करके ही रहूंगा। इसकी जान को नोचने के बाद मेरा ऑब्जेक्टिव अपने आप ही यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ये कहते हुए युकिम अपने जिस्म के एक एक अज़ा में से, अपने जिस्म के एक एक टुकड़े में से डेथ पावर को बाहर निकालने लगता है मेरे भाई लोगों। और इन सारी की सारी डेथ पावर को वो एक सॉर्ट का रूप दे देता है। उसकी पावर को मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल करता देख के लोग उससे इम्प्रेस होता है और वो उसकी दाद देते हुए फिर से कहता भी है कि तुमने चाहे जरूर आज मुझे कहीं बाहर इम्प्रेस तो किया, लेकिन एक पॉइंट में तुम्हें अभी भी क्लियर करना चाहूंगा, ये डेथ पावर है मेरे बेटे, इसकी कोई लिमिट तक नहीं है। तो इस पावर को और भी काफी गहराई से इस्तेमाल करो और भी काफी ज्यादा अच्छे तरीके से तुम इस्तेमाल कर सकते हो। ये चाहे जरूर एक बोतल में कैद तो होती है, एक बोतल में लिक्विड की तरह भी होती है, लेकिन ये लिक्विड कभी बोतल से खत्म नहीं हो सकता। चाहे तुम उस पूरी की पूरी बोतल को उल्टा करके बहा क्यों ना दो, उसमें हमेशा लिक्विड तुम पाओगे। खैर यार, इन सारी की सारी तलवारों को विशाल अपने चारों ओर पाता है और चारों ओर से जैसे कि वो उसकी तरफ ताड़ रही हो। विशाल डीमन अब सोचने लगता है कि बस कैसे ना कैसे करके मैंने उसके पिछले हमले को इतनी मुश्किलों से ब्लॉक किया, मगर अब तो मैं उसके कई सारे हमलों से गिरा हूँ। ये ऐसा ही है कि आसमान से गिरा और खजूर में अटका। अब हम देख पाते हैं
ये सारी की सारी शॉट एक साथ जाके सीधा विशाल डीमन पे बरस उठती है और पिछले बार के मुकाबले में इस बार कई सारे धमाके फटते हैं, वो भी सारे के सारे एक एक बार न्यूक्लियर लेवल से ज्यादा बढ़ के होते हैं। तो दूसरे ही पल में हम देख पाते हैं यूकिम ने अब इस विशाल डीमन को जिंदा जमीन के अंदर गाड़ रखा होता है। विशाल डीमन को भी अब मालूम होता है कि उसका अंत अब उस पे टूट के ही रहेगा। वो माफी मांगने लगता है, वो गिड़गिड़ाने लगता है, वो कहता भी है कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं कैसे अपनी औकात भूल गया, कहाँ मेरा 7th रैंक और कहाँ तुम डीमन किंग हो। लोग अब यहाँ पे बताता है कि मरने के बाद ही ये रूलर खिलाने लगा था, मगर मैं पहले ही बता दूं टावर ने सब उसकी असली बॉडी की कॉपी बनाई हुई है। तो अगर यहाँ पे असली विशाल डीमन होता तो तुम्हें उससे लड़ने में और भी काफी ज्यादा दिक्कत आती। आखिर इतना सब कुछ सुनने के बाद यूकिम की भी वहीं पे गीली हो जाती है। वो सोचने लगता है, नहीं वो सब एक लम्हे के लिए ही सोचता है कि अगर क्या होता आज उसका मुकाबला उसकी कॉपी के बजाय उसकी ओरिजिनल बॉडी से होता। ये सब सोच के यूकिम के भी पसीने छूटने लगते हैं। अब यूकिम के मन में भी एक शक सा छा जाता है। वो खुद से सवाल क्या वो वाकई में विशाल डीमन की ओरिजिनल बॉडी को हरा पाता। वैसे वाकई में एक लम्हे के लिए सोचने की बात है कि अगर उसकी कॉपी में इतनी ज्यादा शक्ति है तो ओरिजिनल बॉडी आखिर कितनी ज्यादा काबिल होगी। यही सब सोच के अब यूकिम का दिमाग खराब होने लगता है। लोग उसे होश दिलवाता भी है कि सवालात जवाबात तो बाद में भी हो सकते हैं, पहले इसे खत्म करो। यूकिम अब दोबारा से लॉक का मैसेज अब उसे देने लगता है। दूसरी बार लॉक का नाम सुन के ये विशाल डीमन तंग सा रह जाता है और ये नाम सुन के बार बार पक गया होता है। वो उससे पूछने लगता है ये लोग नाम का शख्स आखिर है कौन। यूकिम उसका सीधे मुंह जवाब दिए बगैर लोग का मैसेज उल्टा उसे सुनाने लगता है कि लोग को विशाल डीमन से मिलके जरा भी अच्छा नहीं लगा। और हाँ एक और चीज कि अगर विशाल डीमन अगर 1000 बार जिंदा होके वापस आएगा लड़ने के लिए तो लोग उसका 1000 बार मुकाबला करने के लिए तैयार होगा और उसे ऐसी सिचुएशन में दोबारा ला खड़ा करेगा जहाँ पे वो उसकी जान अपने हाथों से लेगा। उसका ये रवैया देख के उसके बात करने का अंदाज देख के उसका बार बार लोग का नाम पुकारता देख के अब विशाल डीमन को भी समझ आ ही जाती है कि जरूर उसका मुकाबला लूसीफर के शरीर के साथ तो था, लेकिन अंदर उस बॉडी को कंट्रोल करने वाला कोई और था जो कि सिर्फ उसके ऑर्डर्स को फॉलो करके वही कर रहा था जैसे कि लूसीफर उसे करने के लिए कहता था। विशाल डीमन अब उससे दोबारा अगली बार कोई सवाल पूछ भी पाता कि यूकिम अपने हाथों को लहराते हुए एक खतरनाक किस्म का वार करता है और बस वो उसके सिर को उधर ही 2 टुकड़ों में काट देता है। फाइनली विशाल डीमन की अपने हाथों से जान लेने के बाद उसका डेथ एक्सपीरियंस करने का ऑब्जेक्टिव यहाँ पे कंप्लीट होता है। इस ट्रायल से यूकिम को यकीन करो काफी कुछ सीखने को मिला, स्पेशली डेथ एबिलिटी को लेके। ऊपर से उसे टॉप 10 हाईएस्ट रैंक वाले डीमन से लड़ने का मौका तक मिला जो कि उसने पाया भी और ऊपर से जीता भी। तो हाँ यार विशाल डीमन की अपने हाथों से जान लेने के बाद यूकिम की डेथ को एक्सपीरियंस करने का ऑब्जेक्टिव यहाँ पे कंप्लीट हो गया और इसके चलते यूकिम यहाँ पे वापस लॉबी में निकल आता है। लॉबी में आ जाने के बाद उसे यहाँ पे विशाल डीमन की वेपन तक मिलती है। यहाँ पे सिस्टम इस वेपन का नाम मेज बताती है। इस वेपन को देख के यूकिम लो से पूछता है कि आखिर ये वेपन छोटी अपने आप कैसे हो गई, क्योंकि जब ये विशाल डीमन के हाथ में थी तो ये काफी ज्यादा बड़ी थी। तो लो उसे आगे से कहता है कि इसे वेपन बोलना इसके लिए ठीक अल्फाज का चुनाव नहीं होगा। खैर फिलहाल तुम इतना मान के चल लो किसी साइटन ने बनाया है। लो की बातें यूकिम की सर के ऊपर से गुजर रही होती है तो लो उसे एक सवाल पूछता है, तुम 7 डेडली सिंस से क्या वाकिफ हो। तो यूकिम उसे आगे से कहता है क्या तुम्हारा मतलब वो 7 बड़े गुनाह जिनका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ तबाही से ही है। ये सुन के लो से कहता है चलो अच्छा है अब तुम्हें समझाना ज्यादा आसान होगा। इसके बाद कहीं जाके लो उसे सबसे पहले 7 डेडली सिंस के बारे में ही एक्सप्लेन करने लगता है कि 7 ऐसे बड़े पाप जो कि इंसान हर वक्त करता ही रहता है या फिर एटलीस्ट इनमें से कोई एक तो करता ही है, जिसमें सबसे पहले डिजायर्स आती है, इसके बाद गर्व, लालच, गरूर, गुस्सा, जेलसी और फिर आखिर में सुस्ती। ये सारे के सारे 7 बड़े गुनाह हैं जो कि इंसान डेली बेसिस पे कोई एक ना एक तो जरूर करता है और इन 7 बड़े गुनाहों को कोई एक ना एक डीमन तो जरूर रिप्रेजेंट कर रहा ही होता है। तो इसके बाद लोग यूकिम को समझाता है कि तुम्हारा मुकाबला अभी भी टॉप नंबर के 7वें डीमन से हुआ है जो कि सुस्ती को रिप्रेजेंट करता है। ये विशाल डीमन की ख्वाहिश थी कि हर इंसान सुस्ती दिखाए। तो अब ये कहना ज्यादा आसान होगा कि जो भी विशाल डीमंस के
ऊपर के रैंकिंग है वो भी किसी ना किसी गुनाह को रिप्रेजेंट ही करते हैं। यूकिम यहाँ पे दोबारा से सवाल उठाता है, मैंने तो समझा था कि 6 बहुत बड़े डीमंस हैं और उनका ही जिक्र ज्यादातर किया जाता है, तो ये 7वां आखिर कहाँ से आ गया? तो लोग उसके मुंह को बंद करने के लिए अपना जिक्र करने लगता है कि लोग को अंडरवर्ल्ड में एक वक्त में हेल ऑफ मोनार्क भी बुलाया जाता था। उसे ये टाइटल इसलिए मिला था क्योंकि उसने अंडरवर्ल्ड के काफी सारे डीमंस को निगल लिया था, मगर इसके बावजूद भी उसका पेट नहीं भरा था। उन्हें निगलने के बाद उसकी पावर इस कदर बढ़ चुकी थी कि वो आसानी से 7 के 7 डीमंस पे भारी पड़ सकता था। तो फिर लोग ने यहाँ पे साइटन को चैलेंज किया था। साइटन जो कि गुस्से का शैतान माना जाता था, वो सारे शैतानों में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट था। ये बात सुन के एलिको को भी यहाँ पे थोड़ा बहुत याद आता है कि हाँ यार, मैंने भी इस बारे में अफवाह सुन रखी है कि जब लोग ने साइटन को हरा दिया था तो ये बात नर की गहराइयों से बाहर निकल के जन्नत की ऊंचाइयों तक छा गई थी। तो इससे मालूम पड़ता है कि लोग ही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। अब सारी सी बात है, लोग ने साइटन को ही इसलिए चुना क्योंकि साइटन सारे के सारे किंग्स में से सबसे ज्यादा शक्तिशाली था। तो अगर वो इसे हरा देता है तो कोई भी बाकी का किंग उसके रास्ते में खड़े होने की जहमत तक नहीं करेगा। साइटन को हराने के बाद लूसीफर का नाम हर तरफ समाने लगा था और इसी तरह साइटन, लूसीफर और किंग ऑफ ऑल डीमन के नाम से मशहूर होने लगा था। मगर इन सारे के सारे 7 डेडली सिंस को कहीं ना कहीं पे एक साथ एक दूसरे के साथ कनेक्ट होना भी जरूरी है ताकि वो अपने बॉस की बात मान सके। उनका बॉस कोई और नहीं बल्कि लूसीफर था। अब आखिर वो लोग लूसीफर की बात मान ही क्यों? लूसीफर का यहाँ पे सबूत देना जरूरी था कि वो इनके लिए एक अच्छा लीडर साबित होगा। तो लूसीफर ने साइटन की बॉडी को 7 टुकड़ों में तोड़ के उन सबको एक एक वेपन बना के दी इनाम के तौर पर, ताकि बाकी सर्वेंट्स उसके साथ रॉयल रह सके। तो अब कहीं जाके यूकिंग को समझ में आने लगता है कि हाँ यार, आखिर इन्हें वेपन क्यों नहीं पुकारा जा सकता। अब यहीं पे यूकिंग को मिस्टर वेंग की बात याद आने लगती है कि अगर वो लोग की बॉडी को दोबारा से बनाना चाहता है तो फिर इसके लिए यूकिंग को सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डीमंस के हिस्सों को लाना पड़ेगा। इवन के पिछले सीजन में ये एक्सप्लेन हो भी चुका है कि वेन ने लोग की एक मूर्ति भी बना रखी है ताकि उन डीमन के हिस्सों को जमा करने के बाद लोग अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाए, क्योंकि अभी तक सिर्फ एली के पास ही अपनी ओरिजिनल बॉडी है जो कि अपने आप को अपनी मर्जी से ही वेपन से बॉडी में ट्रांसफॉर्म कर सकती है। तो इसी वजह से यूकिम ने मिस्टर वेंग को लोग की मूर्ति बनाने के लिए कहा था, मगर लोग को ओरिजिनल बॉडी की फॉर्म देने के लिए उसे स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन के हिस्से चाहिए। अब उन्हीं में से एक हिस्सा उसके सामने भी है, मगर लोग उसे कहता है कि ये काम नहीं करने वाला क्योंकि ये डुप्लीकेट है, क्योंकि टावर के पास साइटन की बॉडी का ये वाला हिस्सा नहीं हो सकता और ना ही ये इस मदद करने के काबिल है कि लोग अपनी ओरिजिनल बॉडी में जा भी सके। यूकिम सोचने लगता है कि अगर ये लोग की बॉडी को ओरिजिनल फॉर्म में आने की मदद कर ही नहीं सकता तो फिर आखिर इस वेपन का फायदा ही क्या? ये सोच के यूकिम जूजू उस वेपन को छूता ही है कि तब कहीं जाके लोग को एहसास होता है कि हाँ यार, ये एक मामूली डुप्लीकेट नहीं है बल्कि साइटन का असली हिस्सा है। और ये चीज लोग ने जरा भी एक्सपेक्ट तक नहीं की होती। वो भी काफी ज्यादा हैरानी से सोचने लगता है कि आखिर साइटन का ये ओरिजिनल हिस्सा टावर के हाथ कैसे लगा। लोग अब थोड़े दिमाग पे जोर देने के बाद तो सिचुएशन को सामने रखते हुए कहता है तो ऐसी वजह हो सकती है जिसके कारण टावर के हाथ में ये असली हिस्सा लग गया। पहली वजह कि विशाल डीमन बहुत पहले ही मारा जा चुका है, या फिर दूसरी वजह उस विशाल डीमन के पास ऑलरेडी इससे भी कई गुना ज्यादा बेहतर वेपन है जो कि इससे ज्यादा पावरफुल हो, ज्यादा ताकतवर हो और इससे भी कई गुना ज्यादा शक्तिशाली भी हो। यूकिम भी अब सोचने पे मजबूर हो जाता है कि जिस ट्रायल में विशाल डीमन मारा है वो इसकी एक डुप्लीकेट है। तो मतलब कि रियल फॉर्म में जब उसने लोग को बिट्रे किया था तो तब लोग उससे हार गया था। यूकिम के चेहरे पे एक फनी लुक देख के लोग यहाँ पे अंदाजा लगाते हुए कहता है कि ये जरा भी मत सोचो कि मैं एक लम्हे के लिए भी विशाल डीमन से किसी बैटल की फॉर्म में हारा भी होऊंगा। अगर मैं तुम्हारी बात करूं यूकिम, तुम्हें तो उससे हराने में काफी वक्त लगा, लेकिन मैंने तो उसे नजर चपकते ही हरा दिया था। वैसे तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी होगी कि तुमने ये एक लम्हे के लिए भी सोचा कि मैं विशाल डीमन के हाथों हारा गया हूँगा। ये उसके कहने की ही देर होती है कि यूकिम के जिस्म में भी अब ज्यादा हिम्मत नहीं होती कि वो इस बारे में सोचे भी, मगर फिर भी यूकिम अपने जिस्म में काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी को महसूस कर पाता है और वो ये जानना चाह रहा होता है कि विशाल डीमन के बिट्रे करने के बाद तुम उसे मारने में क्यों नाकाम रहे। लोग उससे बताने लगता है कि जब वो उसकी जान को नोचने को जा रहा था अपने पंजों से कि इसके बीच में एक रूलर उसके सामने आ गया था। अब बात रूलर की चल ही होती है तो यहाँ पे लोग को उस रूलर की शक्ल भी याद आ जाती है जो कि उससे एक वक्त में भूल गई होती है सील होने
होने की वजह से लोग बताता है कि विशाल डीमन और मेरे बैटल के बीच में दखल देने वाला कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा दोस्त माइकल था, जो कि बिल्कुल एक फरिश्ते की तरह ही दिखता है और एंजल्स की पावर का इस्तेमाल अच्छे से जानता है। तो तुम ये कह सकते हो कि माइकल की शक्ल और उस रूलर की शक्ल एक साथ एक दूसरे से मिलती जुलती है। अरे यार ये सारी की सारी बातें तो चलती रहेगी। लोग यहाँ पे उसे सलाह देता है कि सेटन का हिस्सा जो तुम्हें मिला है कि सबसे पहले उसे वेन के तुम हवाले कर दो। वो लोग ऐसा ही करते हैं पोर्टल को खोल के। ये सब देख के यहाँ तक मिस्टर वेन भी काफी ज्यादा इम्प्रेस होते हैं कि कुछ देर पहले ही तो उसने यूकिम को ये बात समझाई थी और ऊपर से आखिर यूकिम ने इतनी जल्दी एक असली डीमन के हिस्से को जमा भी करवा दिया। कहानी मोड़ लेके दोबारा से यूकिम और लॉग पे ही आती है। वहीं पे यूकिम सोच रहा होता है कि आखिर लॉग ने उस आर्क एंजल को माइकल क्यों कहा, क्या इसका मतलब माइकल एक आर्क एंजल है। यूकिम किसी भी तरह की कंफ्यूजन में पड़ने के इस वक्त काबिल नहीं होता, मगर वो भी यहाँ पे सोचने के अलावा कुछ भी ना कर पा रहा होता, क्योंकि यहाँ पे भी माइकल के पास विंग्स भी है और उसकी पावर आर्क एंजल से काफी ज्यादा मिलती जुलती है। तो लोग उसे यहाँ पे मजीद क्लियर करते हुए कहता है जरूरी नहीं है कि दोनों के दोनों एक पर्सन भी हो सकते हैं, मगर हाँ दोनों के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर हो सकता है। इसी बात को जांचने के लिए यूकिम यहाँ पे एली से सवाल पूछता है, वैसे तुम्हें क्या लगता है क्या माइकल वाकई में एक रूलर है। तो एली भी इस बात का जवाब तो ना दे पाती, क्योंकि लास्ट टाइम जब उसकी माइकल के साथ मुलाकात हुई थी तब वो बेहोश हो चुकी थी, मगर उसकी ही मदद के कारण उसकी काफी सारी खोई हुई मेमोरीज वापस रिगेन भी हुई है। मगर इसके बावजूद भी वो माइकल के बारे में कोई भी बात ढंग से नहीं बता सकती, क्योंकि उसकी मेमोरी में किसी न किसी किस्म की रुकावट आ रही है जो कि माइकल के बारे में उसे याद करने से रोक रही है। तो लोग यहाँ पे इसका साफ जवाब देता है कि जरूर उसकी मेमोरी में कोई वर्ड होगा जैसे कि मेरी मेमोरीज में, इसी वजह से उसे भी माइकल के बारे में कुछ नहीं पता। तुम ये कह सकते हो ये ब्लैंक तो नहीं है, लेकिन हाँ कोई ना कोई रुकावट तो जरूर है। अब यहाँ पे किसी के पास इन बातों का जवाब नहीं होता, लेकिन अभी भी यहाँ पे यूकिम के पास 2 कार्ड्स बाकी है। इन कार्ड्स को चुनते सारे उसे ऑब्जेक्टिव और ट्रायल्स दी जाएगी और शायद से वो इसी ट्रायल्स के कारण अपने जवाबों को पा सकता है। तो अब दूसरे नंबर पे वो एलिका का कार्ड चुनता है। उस गोल्डन कार्ड को चुनने के बाद सिस्टम उसे वहीं पे बेच देता है, जहाँ पे जिस जगह पे बैठ के एली प्रार्थना कर रही होती है, वहाँ पे वो रोते रोते खुदा से मांग रही होती है कि वो अकेले इस ट्रायल को नहीं पार कर सकती। और कुछ ही देर में वहाँ पे यूकिम भी पहुंच जाता है, जो कि उसे पीछे से देख रहा होता है, मगर वो यहाँ पे थोड़ा सा अनश्योर होता है कि क्या ये वाकई में एली ही है। तो इसी वजह से यूकिम बाकी ईगोस को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, तो वो इसमें नाकाम हो जाता है। यूकिम को भी अब समझ में नहीं आ रहा था कि इसके आगे से वो आखिर कौन सा कदम को उठाए, लेकिन अगर वो सोचे कि 30 फ्लोर पे लॉक की बॉडी के साथ उसकी मुलाकात हुई है और 40 फ्लोर पे उसकी मुलाकात फिर एली के साथ हुई है, और जिस कार्ड को उसने 50 फ्लोर पे चुना है वो एली का कार्ड है, तो वो यहाँ पे एली को भी कांटेक्ट नहीं कर पा रहा। इसका एक ही मतलब है एली, क्योंकि उसके सामने है। यूकिम यहाँ पे एली की ओर अपने कदम जमा के उसका नाम पुकारता है, मगर एली यहाँ पे उसका कोई रिस्पॉन्स तक नहीं देती। ये सब देख के यूकिम उसे टच करने का ट्राई करता है, लेकिन इसी बीच में उसका हाथ उसके आर पार गुजर जाता है। अपने हाथ को उसके यू आर पार होता देख के यूकिम तुरंत से अपने हाथ को पीछे खींचता है। वो काफी ज्यादा यहाँ पे नर्वस सा होने लगता है। अब थोड़ी देर में यहाँ पे यूकिम की सांसें भी फूलने लगती है, क्योंकि अभी तक उसे सिस्टम ने कोई ऑब्जेक्टिव तक नहीं दिया और यहाँ तक वो किसी के साथ कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहा। अब उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो यहाँ पे किस मकसद के लिए भेजा गया, और अगर वो करे तो करे भी क्या करे। यूकिम यहाँ पे सोचने लगता है कि अगर वो किसी को छू नहीं पा रहा, कोई उसे सुन नहीं पा रहा, तो जरूर कोई इसे देख भी नहीं पा रहा। ये सारी की सारी बातें उसे एक चीज सोचने पे मजबूर कर रही है कि अगर वो छू नहीं पाता, ना कि कोई इसे सुन पाता है, ना कि कोई इसे देख पाता है, तो फिर इसका मतलब है यूकिम को यहाँ पे सिर्फ ऑब्जर्व करने के लिए भेजा गया है। यूकिम को यहाँ पे सिर्फ विटनेस करने के लिए भेजा गया है। यूकिम को यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपनी आंखों से देखने के लिए भेजा गया है। लेकिन इसके बावजूद भी यूकिम हर सिचुएशन के लिए तैयार बैठा हुआ है, क्योंकि टावर पे अब क्या ही भरोसा। वो ये सोच रही होता है कि इसी बीच में यूकिम को अपने पीछे से दरवाजा खुलने की आवाज आती है, और जब वो अपनी नजरें उसी ओर ठहराता है तो उस दरवाजे के पीछे से वन ऑफ द आर्क एंजल निकल के आता है, जिसका नाम रफायल होता है। यूकिम ने आज तक कभी इसे अपनी आंखों से देखा नहीं होता, लेकिन यूकिम सोचने लगता है तो फिर आखिर उसका नाम मुझे कैसे मालूम है। हम देख पाते हैं यूकिम के दिमाग में कुछ आवाजें से गूंज रही होती है, जो कि उसे ये बताने पे मजबूर कर रही होती है कि जो शख्स तुम्हारे सामने खड़ा है वो वन ऑफ द आर्क एंजल में से है, और इसका नाम है रफायल। यूकिम सोचने लगता है ये आवाजें मुझे कुछ बता रही है, इसके बारे में तो जरूर कोई ना कोई
कोई कनेक्शन तो होगा ही। हर लम्हे बलम्हे सिचुएशन काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती जा रही है मेरे लिए और यूकिम के लिए भी। यूकिम भी अब परेशान होने लगता है कि ईगोस के साथ तो उसने कुछ लम्हे पहले कांटेक्ट करने की कोशिश की मगर वो इसमें नाकाम रहा। लेकिन जो अब उसने आवाज सुनी है वो हूबहू लोग से मिलती जुलती है। मगर तब कहीं जाके उसे एहसास होता है कि हाँ यार, लोग और उसकी मेमोरीज आपस में मिक्सअप हो चुकी है और इसकी वजह कोई और नहीं बल्कि वो पिछली ट्रायल है जिसमें यूकिम लोग की बॉडी में था। तो इसी मेमोरीज की वजह से यूकिम को यहाँ पे समझ में आने लगती है कि इसका नाम है रफायल। एली रफायल को अपने पीठ पीछे देख के रफायल से सवाल पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो रफायल उसके जवाब में उससे बताता है कि मैं तो सिर्फ तुम्हारी हालत को मालूम करने आया हूँ। वैसे भी जो ऑर्डर्स दिए गए हैं उन्हें सुन के तुम्हारी हालत काफी ज्यादा बिगड़ चुकी है। तो एली इसी बात में हाँ मिलाते हुए कहती है इसमें कोई शक नहीं है कि मुझे ऑर्डर से जरा भी खुशी तक नहीं है। ये सब सुन के रफायल उसे ऑफर करता है क्या ही तुम्हें जरूरत है कि सारा का सारा बोझ तुम अपने कंधे और अपने सर पे ले लो। एली प्लीज अगर तुम चाहो तो मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तो एली उसे बीच में ही रोकती हुई कहती है नहीं, ऐसा आर्क एंजल की लीडर होने के नाते तुम सबको अपनी प्रोटेक्शन में रखना ये मेरे जिम्मे है, ये मेरी जिम्मेदारी है। इस मकसद के लिए मैं पैदा हुई हूँ। रफायल भी आगे से कहता है एली बच्चों की तरह जिद करना बंद करो, तुम्हें मालूम भी है ये तुम्हें जेब नहीं देता। मगर एली अपने फैसले पे डटी रहती। वो कहती कि एज अ रूलर, एज अ लीडर होने के नाते मैं सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार बैठी हुई हूँ। वैसे भी लीडर बनने का फिर क्या ही फायदा अगर तुम जिम्मेदारी से भागो, अगर तुम सेक्रीफाइस करने से डरते हो। ये सारी की सारी बहादुरी, उसकी मैच्योरिटी यूकिम अपने कानों से सुन रहा होता है, अपने आंखों से देख रहा होता है और अपने दिमाग से उसे समझ रहा होता है। यूकिम को भी इन सारी की सारी बातों से अंदाजा हो ही गया होता है कि एली इन सारी की सारी आर्क एंजल की लीडर है। यूकिम अब सोचने लगता है कि वो जब यहाँ पे आया था तो एली खुदा से प्रार्थना कर रही थी। जरा सोचने की बात है, वो भी रो रो के। आखिर कितनी बड़ी जिम्मेदारी उसके कंधों और सर पे होगी। यूकिम अब जैसे कि उसे घंटों तक सुनता रहता। एली यही कहती है कि एक लीडर होने के नाते मैं किसी की मदद नहीं चाहूंगी। एक मैच्योर लीडर सिर्फ कमांड देने के लिए या फिर ऑर्डर देने के लिए नहीं होता बल्कि सैक्रिफाइस और सिचुएशन को संभालने के लिए होता है, जो कि एली काफी जल्दी संभालने को भी जाएगी। ये सब मैं नहीं बल्कि उनकी भी ख्वाहिश थी। अब यहाँ से उनके से क्या मतलब है वो तो हमें आगे ही मालूम पड़ेगा। वो ये सब कह रही होती है कि अचानक से हम एक और अनजान आवाज को भी सुनते हैं जो कि एली से कहता है ये सब झूठ है, ये सब बकवास तुम आखिर कितनी बार पकाओगी, ये कहना तुम्हें जेब नहीं देता। हम सबको मालूम है कि गॉड मर चुके हैं, ये उनकी ख्वाहिश या फिर उनकी विल नहीं है। ये हम सबको मालूम है कि टावर के बनने के बाद कुछ दिनों के बाद ही उनकी मौत हो गई थी। इसे छुपाने का कोई फायदा नहीं, इसमें पर्दा डालने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि हम सबको मालूम है, सिर्फ हम नहीं बल्कि अब तो टावर के हर एक एंजल्स को मालूम पड़ रहा है। अब सब लोगों की नजरें उसी आवाज की ओर होती है और यहाँ पे हमें बताया जाता है जो ये शख्स गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा है ये वही शख्स है जिसे लोग ने अपनी मेमोरीज में देखा था। मगर हैरानगी की तो बात ये होती है जिसे ये लोग माइकल बुलाते हैं, असल में ये माइकल है ही नहीं। ना कि सिर्फ इतना बल्कि यही आर्क एंजल यहाँ पे एली को माइकल पुकारते हुए कहता है क्यों, मैंने ठीक कहा ना माइकल। ये सुनने के बाद यूकिम के मन में एक बेचैनी सी छा जाती है कि क्या एली ही माइकल है और ये सब कुछ आखिर चल क्या रहा है। ये सारी की सारी बातें यूकिम के सर के ऊपर से गुजर रही होती है जो कि कोई नई बात तो है ही नहीं। वो आर्क एंजल यहाँ पे दोबारा से एली को माइकल पुकारते हुए कहता है माइकल अगर मैंने कुछ गलत कहा तो आप मुझे करेक्ट कर सकती है। उल्टा अब यहाँ पे एली जो कि माइकल के नाम से जानी जाती है वो यहाँ पे इस आर्क एंजल को गैब्रियल के नाम से पुकार रही होती है। तो इससे एटलीस्ट यूकिम को इतना तो क्लियर होता है जिसे ये लोग माइकल समझते आ रहे हैं वो असल में गैब्रियल है। और जहाँ तक एली की बात है उसका असली नाम माइकल है, वो आर्क एंजल की लीडर है। यहाँ पे हम देख पाते हैं यूकिम काफी गौर से इस कन्वर्सेशन को सुन रहा होता है क्योंकि वो कोई भी चीज मिस नहीं करना चाहता। और जहां तक जिस ख्वाहिश की बात है, जिस ऑर्डर की बात है जिसे हर हालत में पूरा किया जा रहा है, तो वो ख्वाहिश वो ऑर्डर कोई और नहीं बल्कि माइकल को सेक्रीफाइस करना। हाँ मतलब कि इली का सेक्रीफाइस होना। और यही सब सुन के यूकिम को काफी ज्यादा फिक्र होने लगती है। ऊपर से माइकल के सेक्रीफाइस होने की सारी तैयारी भी हो रखी है। तो ये बात तो अब तक आप सबको समझ में आ ही गई होगी कि अब एली को यहाँ पे माइकल ही बुलाया जा रहा है और हम भी उसे माइकल के नाम से ही पुकारेंगे।
याद करेंगे और एक्सप्लेन भी करेंगे। अब देखते देखते यूकिम अपनी पलकें ही चपकाता है कि वो अपने आप को किसी एक और अनजान जगह में पाता है। उधर ही हम गैब्रियल को भी देखते हैं जो कि चिल्लाते हुए सबसे कहता है, ओए इसी वक्त सारे के सारे अपने घुटनों पे। यूकिम जगह को यूं बदलता देख के अब सोचने लगता है अब क्या होने को जा रहा है, मत बताओ कि दोबारा से कुछ गलत होगा। अब गैब्रियल के हुक्म के मुताबिक ही यूकिम नोटिस करता है कि हजारों की तादाद में एंजल्स अपने अपने घुटनों पे बैठ चुके हैं और फिर एंट्री मारती है सामने से कोई और नहीं बल्कि माइकल बिल्कुल एक लीडर की तरह अपनी आवाज को बुलंद करते हुए सभी लोगों से कहती है, मैं माफी चाहती हूँ, कितने शॉर्ट नोटिस में तुम सबको यहाँ पे इकट्ठा किया गया, मगर मैं ये भी जानती हूँ कि अब तक तो तुम लोग इस सिचुएशन के लिए तैयार भी थे। इसके बाद माइकल ये भी अनाउंस करती है कि गॉड अब हमारे साथ नहीं रहे, जो कि काफी सारे एंजल्स को पहले से मालूम भी होता है, मगर इसके बावजूद भी अब तक ये लोग इस बात को छुपा रहे थे और अभी इन्होंने सबके सामने पब्लिकली बताई है। तो इसका एक ही मतलब है कि सिचुएशन अब इनके हाथ से पूरे तरीके से निकल चुकी है। माइकल अब काफी दुख भरे अंदाज से कहने लगती है, मुझे ये कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा, मैं ये दिल पे पत्थर रख के कह रही हूँ कि गॉड अब हमारे साथ नहीं रहे, कसम से टूट चुकी हूँ मैं अंदर से, हमारे पास ज्यादा चारा नहीं बचा कि आगे हम बढ़ते रहे। तो इसी वजह से मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपने आप को सेक्रीफाइस करूंगी ताकि गॉड्स की बनाई हुई चीजें का बैलेंस बरकरार रहे, ताकि हम खुद पे गर्व करके आगे बढ़ सके। कुछ चीजों के लिए सख्त कदम उठाने पड़ते हैं। ये उसके कहते ही सारे के सारे 7 आर्क एंजल्स माइकल को घेर लेते हैं और यहाँ तक वो अपनी होली स्वॉर्ड को भी बाहर निकालते हैं। इन तलवारों के बीच में माइकल खड़ी होती है। ये सब देख के यूकिम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। यूकिम को अब ये बात समझ में नहीं आ रही होती कि माइकल के सेक्रीफाइस करने से ये सारी चीजें अपने आप कैसे सही हो जाएगी, मगर इतना तो उससे भी दिख रहा है कि माइकल यहाँ पे सेक्रीफाइस होने को जा रही है। शुरू में तो यूकिम तैयार ही नहीं था कि वो लोग यहाँ पे उसे सेक्रीफाइस करने का सोच भी सकते हैं। यूकिम को अभी भी अपने कानों, आंखों और दिमाग पे यकीन नहीं आ रहा होता, मगर थोड़ी देर में उसकी तबीयत दुरुस्त हो जाती है। वो भी मान जाता है कि माइकल यहाँ पे सेक्रीफाइस होके ही रहेगी। यूकिम अपने दिमाग पे एक बहुत बड़ा बोझ सा पाता है। यूकिम के दिल और दिमाग में परेशानी, बेचैनी और उसकी तबीयत अब जैसे कि खराब होने को लगती है। यूकिम ठान बैठते हैं अपने मन में, जरूर इसके पीछे कोई ना कोई स्टोरी तो होगी, मुझे यहाँ पे सब देखने या विटनेस करने के लिए नहीं भेजा होगा। मेरे ख्याल से शायद से मुझे कैसे ना कैसे करके इस रिचुअल को रोकना ही होगा। लेकिन अब सवाल तो ये उठता है कि यूकिम अगर इस रिचुअल को रोकना भी चाहते हैं तो वो कैसे रोके। यूकिम भी यही सोच रहा होता है कि अगर वो करे तो करे भी क्या, अगर वो रोके तो रोके भी कैसे। हालांकि यूकिम को ये बात मालूम भी होता है कि माइकल की सेक्रीफाइस आखिर बहुत सालों पहले हो चुकी है और अगर यूकिम इसे दोबारा से विटनेस या फिर एक्सपीरियंस भी कर पा रहा है तो ये टावर ने इसे दोबारा से कॉपी करके सब रिक्रिएट ही किया है। यूकिम सोचने लगता है कि एली, जो कि अब यहाँ पे माइकल के नाम से जानी जाती है, उसने मेरी हर सिचुएशन में काफी ज्यादा मदद करने की कोशिश की है, तो अब आखिर कैसे वो यहाँ पे हाथ रख के उसे मरता हुआ देख पाएगा। यही सब अपने मन में ठान के यूकिम यहाँ पे दौड़ते हुए माइकल की ओर बढ़ने का सोचता है, मगर अब जैसे कि सिस्टम ने उसे वहीं पे फ्रीज कर दिया। वो हिलना तो चाह होता है लेकिन वो चाह के भी अपनी उंगली तक ना हिला पाता। यूकिम सोच लेता है तो अच्छा, सिस्टम नहीं चाहता कि मैं सैक्रिफाइस को रोकूं। पहले जब मैं सिर्फ देख रहा था तो सिस्टम भी मुझे इधर उधर घूमने से नहीं रोक रहा था, मगर जैसे ही मैंने ये ठान बैठा कि मैं माइकल की मदद करूंगा और इस सैक्रिफाइस को रोकूंगा तो सिस्टम ने मुझे वहीं पे फ्रीज कर दिया। अलबत्ता यूकिम इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। यूकिम और दम लगा के सिस्टम की खिलाफ वर्जी करने की कोशिश करता है कि आखिरकार वो अपना सर से लेके पैर तक का दम लगाने के बाद सिस्टम को ही जैसे कि ब्रेक कर दिया। और अब चूंकि उसने सिस्टम को ब्रेक कर ही दिया तो वो यहाँ पे अपने ईगोस के साथ भी कांटेक्ट कर पा रहा होता है। तो लो भी यहाँ तक कहने लगता है, अरे वाह, तुमने सिस्टम्स के कुछ बॉर्डर्स को गिरा दिया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सिस्टम पूरे तरीके से हट चुका है। खैर, तुमने यहाँ तक कभी मेरी ट्रायल में ऐसा नहीं किया। दिखने से तो लगता है कि एली को लेके तुम्हारे दिल में काफी ज्यादा नरमी है, जबकि बर्नहार्ड भी इस घड़ी के लिए मरता चला जा रहा था कि कब आखिर उसके मास्टर उसके नाम से उसे पुकारेंगे। और अब इसी के साथ नजर चपकते ही वो लोग उन पे कयामत बन के टूट आते हैं। सारे एंजल्स की नजर अब इन घुसपैठियों पे होते हैं और इनकी हीरो वाली एंट्रेंस पे होती है। हम देख पाते हैं वो एली को बचाने के लिए ठीक एली के सामने खड़ा होता है, जो कि यहाँ पे माइकल के नाम से जानी जाती है। खैर, हम देख पाते हैं वो एली के सामने दीवार बन के
खड़ा होता है एक ऐसी दीवार जो कि यहाँ पे गिनने का नाम तक नहीं लेगी। खैर अब यहाँ पे सिस्टम भी अनाउंस करता है कि इंट्रूडर ने यहाँ पे हिस्ट्री के साथ उंगली दी है, मगर अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ कि आखिर इस सारी ट्रायल का ऑब्जेक्टिव क्या है। खैर आखिर जो भी है, साइकिल का पैडल घूम चुका है और अब ये घूमते घूमते आके कहीं ना कहीं पे तो जरूर रुकेगा। उधर ही दूसरी ओर कहानी न्यूयॉर्क में आयरन गिल्ड की एक मीटिंग पे जाती है। उन मीटिंग में वो लोग यही डिस्कस कर रहे होते हैं कि वो लोग अपनी एक ब्रांच कोरिया में इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। और अब यहाँ पे जेम्स लो नाम के एक बंदे को 2 अथॉरिटीज दी जा रही है, एक वो तो मैनेजर होगा, दूसरा वो गिल्ड मास्टर भी होगा। इस फैसले के साथ इनकी मीटिंग्स यहाँ पे खत्म होती है और सारे के सारे लोग इस फैसले से पूरे तरीके से खुश भी होते हैं। यहीं पे उनका लीडर अपने दिल में सोच रहा होता है कि डीमस इस बार हमारे साथ समझौता करे कि हम उनकी मदद करेंगे और वो हमारी मदद करेंगे। वो इसलिए चाहे जरूर दोनों की ऑब्जेक्टिव चाहे चेंज तो है, लेकिन उनका दुश्मन एक ही है। दोनों के दोनों का दुश्मन कोई और नहीं बल्कि डीमन किंग ही है। कहानी इसी बीच में जेम्स लोहान नाम के शख्स पे पड़ती है जिसे दोनों अथॉरिटीज दी गई है, एक मैनेजर होने की, दूसरा गिल्ड मास्टर होने की भी। और यहाँ पे ये लोग इस फैसले से इतना ज्यादा खुश नहीं होते क्योंकि ये लोग न्यूयॉर्क के आयरन गिल्ड की भी वाइस प्रेसिडेंट होते हैं और इन्हें आखिर इतनी जल्दी कोरिया भेजा जा रहा है ये बात इन्हें पसंद नहीं आई। और उनको लगने लगता है कि जो न्यूयॉर्क में इनका गिल्ड है वहाँ के मास्टर को अब उनकी जरूरत नहीं है, इसी वजह से तो वो इन्हें छोटी कंट्री कोरिया में भेज रहे हैं। लेकिन हमें बाद में मालूम पड़ता है जेम्स लो को असल में अंदर से इस बात की काफी ज्यादा खुशी होती है और आयरन गिल्ड के मेन लीडर ने उसे डायरेक्टली अपनी तरफ से एक जरूरी टास्क भी दिया होता है कि पहला टास्क तो सबके सामने है कि उसे कोरिया में एक ब्रांच खोलनी है और इसके साथ ही साथ जो उसका दूसरा टास्क है वो काफी ज्यादा खुफिया है कि उसने यूकिम की फैमिली को किडनैप करना है। और वो इस काम के लिए एक्साइटमेंट से मारा चलता जा रहा होता है क्योंकि ये जिम्मेदारी उसे डायरेक्टली गिल्ड मास्टर से ही मिली है जो कि सिर्फ इस काम के लिए उस पे ही भरोसा कर सकता है। कहानी दोबारा से यूकिम पे जाती है जहाँ पे उसने काफी धूमधाम से अपनी एंट्री मारी होती है। वहीं पे हम गैब्रियल को देखते हैं जो कि गला फाड़ फाड़ के सबको ऑर्डर्स दे रहा होता है कि इंट्रूडर्स पे टूट पड़ो, अपना सेल्फ डिफेंस करो, सेल्फ डिफेंस सेल्फ डिफेंस। ये उसके कहने की ही देर होती है कि आर्कएंजल्स अपने परों को खोल के हवा में अपनी अपनी पोजीशंस ले लेते हैं और इंट्रूडर से थोड़ी सी दूरी बनाए रखते हैं। अब यहाँ पे एली यूकिम से सवाल पूछती है कि आखिर तुम कौन हो, यहाँ पे क्या करने आए हो। तो यूकिम एक मुस्कुराहट के साथ बोलता है मैं तुम्हारा मास्टर हूँ। लेकिन उल्टा यहाँ पे लोग उसे रोकते हुए कहता है कि तुम्हें यहाँ पे ऐसी बातें करना जेब नहीं देता और अब चूंकि तुमने अपना मुंह खोल ही दिया तो ये तुम पे काफी ज्यादा भारी भी पड़ने वाला है। अब ये उसके कहने की ही देर होती है यूकिम अचानक से अपने पीठ पीछे एक अजीब सा एक क्रीपी सा ऑरा को महसूस कर पाता है। अब जैसे कि पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर ही काला पड़ने लगता है, जैसे कि कोई यूकिम की अपने हाथों से जान लेना चाहता है। यूकिम एली की ओर अपनी नजरें दौड़ाता है और ये ऑरा उसके जिस्म से ही कूट कूट के बाहर से समाने लगता है। यूकिम को अब इतना तो अंदाजा हो ही जाता है कि ये फाइट अब उससे काफी ज्यादा भारी पड़ने वाली है। एली काफी ज्यादा तपतपाते हुए कहने लगती है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई, तुमने अपने आप को मेरा मास्टर पुकारा। ये कानों में तुम अपने बिठा दो, मेरा एक ही मास्टर है और वो है गॉड। हम यहाँ पे लोग की भी आवाज सुनते हैं जो कि कह रहा होता है काश कि मैंने तुम्हें ये बहुत पहले ही समझा दिया होता कि चित्यापे की अपनी टाइमिंग होती है। अब वो महसूस कर पाता है उसकी कातलाना पावर को महसूस करके यहाँ तक बाकी आर्कएंजल्स की भी गीली होने लगती है। अब ये सब देख के यूकिम को एक बात तो समझ में आ जाती है कि उसका गुस्सा आखिर क्यों जायज है, क्योंकि गॉड वाकई में एग्जिस्ट करते हैं। यूकिम समझ जाता है कि कौन एक ऐसी चीज के लिए इतना ज्यादा गुस्सा होगा जो कि असल में वजूद में ही ना हो। वो समझ जाता है इसका एक ही मतलब है कि असल में गॉड्स का वजूद है। अब यहीं पे एली नोटिस करती है कि एक सेकंड पहले वो इस लड़के की जान लेने का सोच रही थी, लेकिन वो चाह के भी इस लड़के की जान नहीं ले पा रही। वो सोचने लगती है कि अगर इसकी जगह कोई और होता तो वो कब का मर चुका होता। पर वहीं पे हम सारे आर्कएंजल में गैब्रियल को देखते हैं जो कि अपने गुस्से से लाल हो रहा होता है। वो यहाँ पे कहता भी है कि तुमने खुद को एली का मास्टर पुकारा, तुम अपने आप को समझते क्या हो? क्या तुम अपने आप को खुदा समझते हो? अपने गुस्से से उबरते हुए गैब्रियल नजर चपकते ही अचानक से उसके सामने आ जाता है। यूकिम उसे तुरंत से अपने चेहरे के सामने पाके उसकी स्पीड को काफी ज्यादा बढ़ के पाता है और उसकी कातलाना स्पीड देख के यहाँ तक यूकिम को भी रिएक्ट करने का समय तक नहीं मिलता। अब उसके खतरनाक वार से हम देख पाते हैं एक बहुत बड़ा धमाका फटता है और इसके रिजल्ट्स देख के हम देख पाते हैं यहाँ तक गैब्रियल भी परेशान पड़ जाता है क्योंकि यूकिम ने उसके उस पावरफुल हमले
को भी डॉज कर लिया। मगर जो इससे भी हिला देने वाली बात होती है गैब्रियल के लिए कि वो उसे अपने पीछे अपने डेमोनिक फॉर्म में पाता है और उसकी पावर को इतनी करीबी से महसूस करने के बाद, उसकी पावर को इतनी करीबी से गले लगाने के बाद, उसकी पावर को इतनी करीबी से अपनी आंखों से देखने के बाद आर्कएंजल पहली नजर में ही समझ जाता है कि ये पावर किसी और की नहीं बल्कि डेथ की है, जो कि किंग ऑफ द हेल है। तुम लोग इसे लूसीफर के नाम से जानते होगे। इसके चेहरे की ये कातिलाना लुक को ही देख के आप लोग समझ गए होंगे कि उसकी बॉडी को कंट्रोल करने वाला कोई और नहीं बल्कि लोग है। इसके सब चंद लम्हों के बाद यूकिम दोबारा से अपनी बॉडी में कंट्रोल पाता है। यूकिम यहाँ पे लोग की इस हरकत से काफी ज्यादा खुश होता है और उसकी जान में जान आती है, क्योंकि अगर लोग उसके जिस्म पे काबू पाके उसके अटैक को डॉज ना करता तो यहाँ पे यूकिम मारा जा चुका होता, क्योंकि यहाँ पे यूकिम को पूरा यकीन होता है कि अगर लोग उसके जिस्म पे कंट्रोल ना पाता तो उसकी मौत काफी बुरे तरीके से होनी थी, क्योंकि गैब्रियल बाकी आर्कएंजल से काफी ज्यादा पावरफुल है और वही सारे के सारे आर्कएंजल में से पहला आर्कएंजल है जिसने लोग की जान अपने हाथों से ली थी। चाहे जरूर उस दौरान लोग लड़ लड़ के पहले से थक चुका था, अपनी लिमिट पे था, उसकी बॉडी भी पहले से ही जख्मी थी, मगर ऐसी सूरत में भी गैब्रियल का उसे मारना एक रेयर केस से कम नहीं था। साथ ही साथ लोग उसे वार्न करते हुए कहता है कि इस ट्रायल की वजह से, सिस्टम की वजह से वो अपनी फुल पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता, मगर वो इसे साफ साफ अल्फाजों में समझा देता है कि ये सारे के सारे एक एक आर्कएंजल विशाल डीमन से कई गुना ज्यादा पावरफुल है। लोग उससे दोबारा से समझाने लगता है कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर लिया है, कि सपोज अगर एली यहाँ पे मर भी जाती तो ये तो सब एक पास्ट है जिसे रिक्रिएट किया गया, अगर वो यहाँ पे मर भी जाती तो उसका असली दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं था। लेकिन खैर, अब बातें और समझाने का वक्त गुजर चुका है, तुमने सिस्टम को ब्रेक करके अब इन सबको एक दुश्मनी मोड़ ले ही लिया, तो तैयार रहना हर किस्म के वर्स्ट सिनेरियो के लिए। अब गैब्रियल समझ चुका होता है कि ये लूसीफर है और इसे हराना इतना ज्यादा आसान नहीं होने को जाएगा, तो वो चिल्लाते हुए यहाँ पे एली से मदद मांगता है। लेकिन एली इस वक्त काफी ज्यादा अंदर से टूट चुकी होती है। एली को खुद भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये लड़का कौन है और मैं चाह के भी इसकी जान आखिर क्यों नहीं ले पा रही। एली के मन में कुछ बोझ सा उठने लगता है, कोई खाली खालीपन सा उठने लगता है। एली को अब इतना तो क्लियर होने ही लगता है कि ये लड़का जो भी है ये उसकी जिंदगी का एक इम्पोर्टेंट बंदा है, लेकिन आखिर वो किन सेंसेस में इम्पोर्टेंट बंदा है वो उसे याद नहीं आ रहा होता। बिना एली की मदद के गैब्रियल समझ जाता है ये फाइट काफी ज्यादा मुश्किल होने की जाएगी और यहाँ तक काफी आर्कएंजल्स भी जख्मी या फिर मर भी सकते हैं। गैब्रियल एक बुलंद आवाज में सबको कमांड देता है, तुम सारे के सारे झुकने वाले अपने अपने कदमों पे खड़े हो जाओ और यहाँ से जितना पीछे हट सकते हो उसी में तुम्हारी भलाई है। ये सुन के काफी सारे एंजल्स रास्ता साफ करते हैं और इसके तुरंत बाद यहाँ पे काफी ज्यादा बम्बार्टमेंट होने लगती है। वो बम्बार्टमेंट आसमान की ऊंचाइयों से सीधा जमीन की गहराइयों में उतर रही होती है। ये बम्बार्टमेंट करने वाला कोई और नहीं बल्कि सेरियन नाम का एक आर्कएंजल होता है। हम देख पाते हैं वो यूकिम पे इसी तरह काफी सारी बम्बार्टमेंट करता है, मगर यूकिम आसानी से उसका डेथ पावर का इस्तेमाल करके उसकी एक एक बम्बार्टमेंट के अटैक को डिफ्लेक्ट करके वहीं पे इधर उधर दे मारता है। फिर इसी मौके से फायदा उठाते हुए दूसरा आर्कएंजल यहाँ पे एक थंडर से बिजली बरसाता है यूकिम पे, मगर यूकिम ने भी कच्ची गोलियां नहीं खे रखी। मैं पहले ही बता दूं यूकिम हर तरह के एलिमेंट्स का इस्तेमाल करना जानता है, तो वो थंडर की जवाबी कार्रवाई अपने वाटर एलिमेंट से करता है और उसके वार को वहीं पे रोक लेता है। पर तब तक रफायल अपनी स्पीड का इस्तेमाल करके यूकिम के पीछे खड़ा होता है, मगर जब जैसे तैसे रफायल अपना वार करता ही है कि यूकिम वक्त पे पीछे मुड़ के उसके अटैक को वहीं पे रोक लेता है और अब हम दोनों के स्वॉर्ड की क्लैशिंग को देख पाते हैं। इसके बाद दोनों के दोनों एक दूसरे के खिलाफ कई सारे वारों को आजमाते हैं। दोनों के दोनों एक दूसरे के वारों को रोक ले होते हैं, डॉज कर रहे होते हैं, आजमा रहे होते हैं और यहाँ तक दोनों के दोनों एक दूसरे के वार को इनकाउंटर करने की अपनी पूरी कोशिशों में मगन रहते हैं। लेकिन इस वक्त दोनों के दोनों के अटैक एक दूसरे के डिफेंस के पार नहीं गए होते हैं। अब दोनों के दोनों एक दूसरे के खिलाफ अपनी स्वॉर्ड से अब जूजू क्लैश कर रही होते हैं कि पीछे से एक और आर्कएंजल यूकिम के खिलाफ अपने फायर टाइफून को आजमाती है, मगर इस वार को आते हुए यूकिम बहुत पहले ही महसूस कर लेता है, तो यूकिम खुद भी अपने आप को फायर में बदल के इस वार को एब्सॉर्ब
कर लेता है और इसी तरह ये बैटल हर एक सूरत हाल में हीट पकड़ता चला जा रहा होता है मेरे भाई लोगों। मगर तब तक थोड़ी सी ज्यादा देर हो चुकी होती है। हम देख पाते हैं गैब्रियल की एक वाइटर बाइंडिंग आके यहाँ पे यूकिम को झंझोड़ के रख डालती है। तभी गैब्रियल अपनी बाइंडिंग को झटका दे के हवा में लहराता है और यूकिम के उसके साथ हवा में जाते सारे वहां पे पहले से एक आर्कएंजल अटैक करने के लिए तैयार बैठा होता है और उसका ये जानलेवा यहाँ पे यूकिम को लग भी जाता है। वो आसमान की ऊंचाइयों से सीधा जमीन की गहराइयों में समा जाता है मेरे भाई लोगों। मगर यूकिम के जमीन में धंस जाने के बावजूद भी उसके जिस्म में अभी तक एक खरोच तक नहीं आई होती। ये देख के यहाँ तक बाकी आर्कएंजल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि ये आखिर कैसे अभी तक ठीक खड़ा है। जो सब देख के गैब्रियल को भी एहसास हो जाता है कि हाँ यार, इतने सारे आर्कएंजल मिलके भी उसके जाट के बाल तक को उखाड़ नहीं पाए। तो वो यहाँ पे लूसीफर को डिस्ट्रैक्ट होता देख के यहीं पे रिचुअल की शुरुआत बढ़ता है और तब तक उसकी सोड एली के आर पार हो चुकी होती है। यूकिम अपने शदीद गुस्से में बहते हुए अपनी लाइटनिंग स्पीड का इस्तेमाल करके फौरन से गैब्रियल तक जा पहुंचता है। मगर तब तक गैब्रियल उस पोजीशन को छोड़ के आसमान की ऊंचाइयों में होता है। गैब्रियल कहता भी है कि वो यहाँ के किंग ऑफ द हेल को आखिर कैसे हरा सकते हैं, वो भी बिना एली की मदद के। तो बस यहाँ पे जो सही ऑप्शन था वो रिचुअल को कंप्लीट करना था, जो कि मैंने किया भी। अब रिचुअल की शुरुआत हो चुकी है। वो यूकिम से कहता है कि चाहे जरूर तुम किंग ऑफ द हेल होगे, लेकिन अब तुम भी कुछ नहीं कर सकते। मगर मेरे ख्याल से इन्होंने कुछ ज्यादा ही हमारे यूकिम को हल्के में ले रखा है। तो आप सब तो इससे वाकिफ ही होंगे कि यूकिम यहाँ पे लाइफ और डेथ एबिलिटी दोनों का इस्तेमाल करना जानता है। तो वो यहाँ पे अपनी लाइफ एनर्जी से एली के जख्मों को बढ़ने लगता है। ये देख के बाकी आर्कएंजल्स की वहीं पे गीली हो जाती है, क्योंकि लाइफ और डेथ एबिलिटी का इस्तेमाल सिर्फ एक ही बीइंग कर सकता है और वो है गॉड खुद। इसी बात को लेके बाकी आर्कएंजल्स में भी बहस छिड़ जाती है कि ये बंदा आखिर दो पावर्स का इस्तेमाल कैसे कर पा रहा है। तो वो सोचने लगता है कि गॉड तो मर चुका है और अगर ये गॉड नहीं है तो उनके बीच में कोई कनेक्शन तो जरूर होगा। मगर गैब्रियल जिससे विश्वास होता है कि ये शख्स गॉड हो ही नहीं सकता, वो यहाँ पे उसकी जान लेने के लिए आगे बढ़ने लगता है। और तब तक हमारी एली को भी होश आ चुकी होती है और वो भी उसकी लाइफ एनर्जी देख के काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है। और अब बस से बदतर वो यहाँ पे इस बंदे को काफी ज्यादा मिस करने लगती है, उसे ना जानने के बावजूद भी। और फाइनली यही चीज एली की वजह बनती है उसकी मेमोरीज को रिगेन करने के लिए। उसे यहाँ पे यूकिम से जुड़ा हर कुछ याद आने लगता है कि आखिर वो क्यों यूकिम को अपना मास्टर पुकारती है, मानती है, बुलाती है और यहाँ तक समझती भी है। और फिर एली पीछे मुड़ के यूकिम से कहती है कि मास्टर, मुझे सब कुछ याद आ चुका है। उसके मुंह से मास्टर का शब्द सुनने के बाद ही यूकिम की जान में जान आती है। ये सब देख के यूकिम के मन में एक ठंडक सी छा जाती है। इसके चलते ही एली यहाँ पे यूकिम की स्वॉर्ड में ट्रांसफर भी हो जाती है। एली को यूकिम की स्वॉर्ड में ट्रांसफॉर्म होता देख के गैब्रियल को अपने आंखों, कानों और दिमाग पे यकीन नहीं आ रहा होता, क्योंकि अभी तक रिचुअल तो कंप्लीट हुआ ही नहीं है और वह अभी से अपने आप को एक स्वॉर्ड में बदल पा रही है। ये सब देख के अब बाकी आर्कएंजल्स भी ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि आखिर हमारी एली और इस यूकिम नाम के पर्सन का जरूर आपस में कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है। यूकिम यहाँ पे एली को काफी प्यार से अपने हाथों में थमाता है और उससे माफी मांगते हुए कहता भी है कि तुम थक चुकी होगी और ऊपर से अभी अभी तुम्हारी मेमोरीज भी रिगेन हुई है, लेकिन मैं तुम्हारा इतनी जल्दी इस्तेमाल कर रहा हूँ। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल करके सिर्फ एक ही वार करूंगा और इसके बाद तुम रेस्ट कर सकती हो। वैसे हम सब की प्यारी एली ने काफी कुछ झेला इसके बीच में, तो मेरे लिए नहीं लेकिन एटलीस्ट एली के लिए कमेंट सेक्शन में रिस्पेक्ट फॉर एली लिखना मत भूलिएगा। खैर यार, यहाँ पे हम देख पाते हैं यूकिम अपने सबसे पावरफुल वार को आजमाने को जा रहा है, जो कि वो यहाँ पे लोग और एली की एबिलिटी को मिला के एक खतरनाक किस्म का कियास का वार करने को जा रहा है। और अब तक ये यूकिम का सबसे पावरफुल वार होने को जाएगा। ये यूकिम का सबसे पावरफुल वार था, है और रहेगा भी, जिसकी पावर को गैब्रियल कहीं दूर से ही महसूस कर पा रहा होता है। गैब्रियल यहाँ पे यूकिम के वार को प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा था कि उसका वार किस तरीके की फॉर्म में होगा, मगर उसे इतना तो जरूर मालूम होता है कि यूकिम जो अब अपना अगला वार करने को जा रहा है वो काफी ज्यादा जानलेवा होगा और शायद से उसके छूने से भी किसी की भी जान जा सकती है। गैब्रियल को यहाँ पे 100% श्योर होता है कि ये वार अगर उसे छू के गुजर भी जाए तो तब भी गैब्रियल की वहीं पे मौत हो जाएगी। एक तरफ वो ये जूझ सोच रही होता है कि दूसरी तरफ यूकिम अपने इस जानलेवा वाल को रिलीज कर देता है। वो ब्लैक एंड व्हाइट, जिसके रंग से ये जाहिर हो रहा होता है कि वो हर चीज को कंज्यूम करके तबाह कर डालेगी। उस वार को देख के हर एंजल थर थर कांपने लगता है। हर एक आर्क एंजल बस इस वार को अपनी तरफ आते हुए देख पा रहे होते हैं। उनके चेहरे से डर, खौफ,
परेशानी साफ जाहिर हो रही होती है। इस वार के असरात खत्म हो जाने के बाद हम गैब्रियल को देखते हैं जो कि काफी बुरे तरीके से घायल हुआ होता है। वो इस अटैक को इतनी करीबी से फील करने के बाद अभी भी काफी ज्यादा डरा और परेशान होता है। वो सोच रहा होता है कि अगर हम सारे के सारे आर्कएंजल्स अपनी पावर को मिला के भी ऐसे अटैक शूट करने की कोशिश करते तो वो इसके 1% खाक के बराबर भी ना होता। अब जैसे कि गैब्रियल ने खुद ही कहा था कि अगर वो उसके अटैक की लपेट में आ जाए तो वो यहीं पे मारा जाएगा, तो आखिर वो जिंदा कैसे है? हमें मालूम पड़ता है युकिम ने जानबूझ के इस वार को इस तरह से आसमान की तरफ मारा होता है कि जहाँ पे लोग सिर्फ थोड़ा बहुत जख्मी होए, ना कि कोई मरे। तो अपने आप को जिंदा देख के युकिम काफी ज्यादा रिलीफ फील करता है। इस मौके से फायदा उठाते हुए गैब्रियल जोर जोर से प्रोटेस्ट करने लगता है, अपनी आवाज को उठाने लगता है कि दूसरे जो आर्कएंजल्स थे जो कि उसे फादर या फिर गॉड कह रहे थे, क्या ये है तुम्हारा गॉड जिसके अटैक के पीछे इतनी ज्यादा डेडली पावर छुपी पड़ी है, या फिर यह है तुम्हारा गॉड जो कि इतनी ज्यादा तबाही मचाता है? क्या ऐसा हमारे गॉड ने कभी किया? क्या तुम लोगों ने कभी हमारे गॉड की पावर में से इस कदर डिमोनिक ऑरा को महसूस किया? वो अपना गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रही होता है कि अब अचानक से जैसे कि उसका गला बैठ गया क्योंकि उसकी नजर बाकी आर्कएंजल्स पे पड़ती है जो कि काफी ज्यादा रिस्पेक्ट से एक कतार में खड़े होते हैं लाइन बना के, और उल्टा उसकी ये पावर भी देख के बाकी सारे आर्कएंजल उसे फादर मतलब कि गॉड मानने लगते हैं। अब हम इस पे कर भी क्या सकते हैं? वैसे भी हमारा युकिम है भी लाखों में एक, क्योंकि हम देख पाते हैं युकिम काफी खूबसूरत तरीके से चमक रहा होता है। तो लोग उसे बताता है ये मेरी पावर की वजह से जो कि पिछले टेस्ट में काफी ज्यादा परफेक्ट हो गई थी। तो ऊपर से वो एली की पावर की मिलाट के साथ परफेक्ट स्टेज से डिवाइन स्टेज में चली गई है। तो तुम ये कह सकते हो कि तुम्हारा पावर लेवल इस वक्त इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि तुम एक गॉड ही खिलाते हो। मगर ये भी मत भूलना कि अभी तक तुम अपनी फुल फॉर्म में नहीं आए। ये सुन के यहाँ तक युकिम भी सेंस सा जाता है कि क्या ये वाकई में मैं ही हूं। तो दोस्तों मैं आप सबको याद भी दिलवा दूं कि हम 20,000 सब्सक्राइबर्स के काफी ज्यादा करीब है। आप लोग इसे कंप्लीट करने में मेरी मदद कीजिएगा और बदले में मैं आपके लिए सीजन 3 का पार्ट 2 जल्द से जल्द लाऊंगा। तो इसी के साथ मिलते हैं अपनी नई वीडियो में।